जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान एक बार फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जिन्होंने बहुत ही कम समय में वकालत की दुनिया में एक अपना नया नाम बनाया है, एक नया मुकाम हासिल किया है। संयुक्त पुलिस परिवार के वकील के रूप में भी जाने जाते हैं। उनका नाम है एडवोकेट जानू खरे। जानू खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जानू जी, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय स्वयं ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, मेरा नाम जानू खरे है। मैं संयुक्त पुलिस परिवार का अधिवक्ता हूँ। मैं हाई कोर्ट में और रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। संयुक्त पुलिस परिवार के साथ साथ हमें पता चला है आप और भी कुछ कर्मचारी संगठनों के भी वकील हैं। जी, मैं अनियमित कर्मचारी संगठन का भी अधिवक्ता हूँ। बहुत सारे केस आप लगातार लड़ रहे हैं, ऐसा सुनाई में आया है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इस वकालत के पेशे में कब से हैं? इस वकालत के पेशे में मैं 2021 के बाद कम्प्लीटली आया हूँ। 2021 के पहले मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था, तो उसमें किसी कारणवश मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो उस इनजस्टिस को देख के, उस अन्याय को देख के मैं वकालत की तरफ अपना रुख किया और यही कोशिश करता हूँ कि मेरे पास आने वाले हर व्यक्ति को न्याय मिले और उसके साथ अन्याय ना हो। जी, बिल्कुल सही कहना है। तो वकालत के पेशे में आप 2021-2022 से लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जी, बहुत कम समय में आपने बहुत बड़े बड़े केसेस लिए और लगातार लड़ रहे हैं। आप अपने पहले केस के एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरा जो पहले ही केस था, मेरे जीवन का पहला ही केस, तो बहुत रोमांचक और बहुत बड़ा केस है। मैं तो कहता हूँ ये आजाद भारत का बहुत बड़ा एक घटना था, एक केस था। तो उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को। वो मेरे जीवन का एक लैंडमार्क था। आजाद भारत का पहला केस, तो मतलब कहना क्या चाहते हैं? ऐसे केसेस भारत में नहीं होते? नहीं, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ पुलिस के लोग भ्रष्ट अधिकारियों के कारण सामूहिक इस्तीफा देके अपना हथियार त्याग दिए थे। मतलब इतने प्रताड़ित हो गए थे भ्रष्ट पुलिस वालों द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, कि उन्होंने ये कदम उठाया। तो उन्हीं के हक के लिए, उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए जो मेरा पहला केस था उसको मैंने लिया था और वो केस को मैं लड़ रहे हैं और उसमें हम जीत हासिल करेंगे। उस केस में ऐसा क्या खास था जो कि आप इतने कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे? वो केस अपने आप में बड़ा विचित्र था। घटना कहीं और की, आरोपियों को कहीं और पकड़ा गया, आरोपियों को रात्रि में पकड़ा गया, माना जाना कि कोई वो टेररिस्ट हैं या कुछ और हैं। जिनको पकड़ा गया उनके ऊपर दो जगह राजद्रोह लगा दिया गया, जिसको मैंने एक जगह में कटवाया है, और 4 जगह उनके ऊपर एक ही प्रकरण, एक ही घटना को लेकर 4 जगह उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। मल्टीपल एफआईआर जो हमारे आजकल के सिस्टम में देखने को मिलता है, वो उनके ऊपर किया गया, जिसमें से 2 जगह में तो विवेचना ही चालू नहीं हुई है। मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो ऐसा केस है और केस बहुत, मतलब हम 100% लगा के लड़ रहे हैं और मैं अपने जो मेरे पक्षकार है उनके लिए मैं दिलो जान से लड़ रहा हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं उनको न्याय दिला पाऊंगा। जैसा कि आपने बताया कि रात में उठा लिया गया, तो रात में तो दिन में, रात में कभी भी उठाया जा सकता है, उसमें क्या गलत है? गिरफ्तारियां तो कहीं पर भी कभी भी कैसे भी हो सकती है। देखिए, परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या थी। अगर उनको रात को उठाना इतना ही जरूरी था तो उठाते हुए बनता है, लेकिन परिस्थिति देखिए किस प्रकरण में, किस घटना में और क्यों उठाया गया है, वो मायने है। क्या वहां बम बनाया जा रहा था? कोई टेररिस्ट है वहां? क्या कार्रवाई सुबह नहीं की जा सकती थी? तो ये बहुत जरूरी है कि परिस्थिति को देखा जाए। पुलिस का यही काम है कि वो परिस्थिति देखे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, सबको एक तराजू से ना तोले। लेकिन जहां तक मुझे पता चला था कि रात में भी उठाया जा सकता है, रात में उठाने की परिस्थितियां गलत थी, ऐसा कुछ मुझे पता चला था। जी, वो क्या परिस्थिति थी? तो ये
पुलिस वालों को अब क्या लगा क्या नहीं लगा, उन्होंने मेरे मित्रगण हैं जिनको उठाया गया था, तो उनको रात को उठा लिया और मेरे सामने की घटना है, तो मुझे लगा कि अब इनको न्याय दिलाना है। जो अन्याय मेरे साथ हुआ था तो मुझे लगा कि इनको न्याय दिलाना है, वहां से मेरी वकालत की शुरुआत हुई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जानू जी मिस कर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, आपके सामने की घटना थी, घर के अंदर घुसकर उठाया गया था। पॉइंट तो वहां पर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या घर के अंदर घुसकर आधी रात में किसी के भी घर में घुसकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करना कानूनी तरीके से सही है? ये तो परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, लेकिन उसके लिए बकायदा प्रोसेस होता है, परमिशन लेना पड़ता है। बिना परमिशन के कोई किसी के घर में नहीं घुस सकता। आप खुद भी उस जगह पर मौजूद थे, आपकी आंखों के सामने में घटना घटित हो रही थी, तो वहां पर तो आपने भी सवाल जवाब किया ही होगा अपने क्लाइंटों की तरफ से। देखिए, मैं अपने सारे क्लाइंट के लिए पूरे 100% एफर्ट लगाता हूँ और जैसे हो सके वैसे उनके लिए खड़े रहता हूँ। तो मैं उस टाइम में निश्चित तौर पे ही मैंने प्रश्न किया था कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जो कि हमारी जो लड़ाई होती है वो हम बाहर में नहीं लड़ सकते, कोर्ट के अंदर लड़ते थे, तो हम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उन्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ये कार्रवाई क्यों की। अभी आप कुछ देर पहले बताए थे कि आप भी इनजस्टिस के शिकार हुए हैं। इनजस्टिस के शिकार होने में क्या लगा आपको कि सिर्फ ऐसा आपके साथ ही हुआ है या फिर छत्तीसगढ़ राज्य की और भी जनता के साथ हुआ होगा? नहीं, इनजस्टिस तो किसी के साथ भी हो सकता है। अन्याय किसी को बता के नहीं आता है, किसी वर्ग को नहीं पकड़ता है। अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है और हर किसी के साथ हो भी रहा है। अन्याय करने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर और दोषी पाए जाने पे उनको बर्खास्त भी किया जाना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एंटी करप्शन काफी ज्यादा एक्टिव मोड पे है। बहुत सारे नेताओं के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, कुछ आईएएस, आईपीएस और भी बहुत सारे राज्य सेवा के राजपत्रित अधिकारी जिनके नाम आ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अगर संलिप्तता मिल रही है तो नाम तो आना स्वाभाविक है। ईओडब्ल्यू और विभिन्न ईडी और विभिन्न विभाग अपना कार्य कर रहे हैं, तो जो चीज मिल रहा है उसी के आधार पे वो कह रहे हैं, न्यूज आ रही उसी के आधार पे। अब जब संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमें पता चलेगा कि किसी किसी संलिप्तता है और किसी किसकी नहीं है। यदि सिस्टम में बैठे हुए लोग ही भ्रष्ट हो जाएं और सिस्टम को चलाने वाले ही भ्रष्टाचारी बन जाएं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई भ्रष्ट है। कुछ लोगों के कारण सबको बदनाम किया जाता है। मुझे हमारे भारत के न्याय व्यवस्था पे बहुत विश्वास है, तो दोषियों को तो सजा मिलेगा। हर कोई ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो सबको बदनाम करते हैं और जो हैं उनको सजा तो मिलता ही है। कुछ भ्रष्टाचारी आपके जीवन से बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, आप उनको लगातार देखे, आप उनके बीच में काम भी करके आए, उनके अगेंस्ट में भी आपने काम किया, बहुत जगहों पे आपने उनका विरोध भी किया। तो क्या लगता है कि आप उन लोगों को उनकी सही जगह पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? हर चीज में समय तो लगता है। हम तुरंत कुछ नहीं कर सकते, तुरंत लापरवाही नहीं कर सकते। ये बहुत संवेदनशील मामला है। लापरवाही किसी के जीवन खराब कर सकता है, तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर चीज के लिए समय से होता है। आपने बताया कि राजद्रोह की धारा आपने कटवाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उस केस में? जैसे कि मैंने आपको कहा कि उस केस में मेरा बहुत
अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा काम ही है कि अपने पक्षकारों को डिफेंड करना, उनके लिए जान लगा देना, चाहे जो भी हो, उनको हर हाल में डिफेंड करना, उनको न्याय दिलाना। तो मुझे विश्वास था और बहुत जल्द खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और उसके बाद फिर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। बहुत ही कम समय में आपने वकालत में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। काफ़ी बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करते रह जाते हैं। हमारे परिचय के भी बहुत सारे वकील साहब हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप क्या करना वाले हैं? ऐसी कौन सी चीज लाएंगे जिससे कि लोगों का भला हो पाए, या ऐसा क्या काम करेंगे जिससे कि जानू खरे का नाम और बड़ा हो जाए? देखिए, नाम बड़ा होने का अलग बात है, आदमी को काम करना चाहिए, नाम तो अपने आप होता है। तो नाम बड़े के लिए नहीं, लेकिन लोगों के अच्छे के लिए, समाज के लिए 2-3 रेट पिटीशन है जो मुझे हाई कोर्ट में लगानी है। अब मेरा उसमें काम चल रहा है। वो ऐसा विषय है जिससे समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति प्रभावित होगा, इसलिए उसमें उतना ही मेहनत है, काम है, तैयारी है। तो तैयारी में समय लग रहा है। जैसे ही समय पूर्ण हो जाएगा, जैसे ही हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, तो हम उसको फिर हाई कोर्ट में लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे उसके विषय के बारे में डिटेल में। मतलब बहुत जल्दी जनता के लिए आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि लोगों को फायदा हो। जी बिल्कुल। और जैसा कि देखने को आ रहा है कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनकी बातों को कोई नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बातों को बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको अपने इंटरव्यू में बता रहा हूँ कि जो मेरा पहला ही केस है वो इतना विचित्र है, उसमें हम सिस्टम के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो मैं किसी से भी, मतलब अपने पक्षकारों के लिए तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जो भी पीड़ित है, जो भी न्याय की मांग कर रहा है, चाहे किसी के साथ भी अन्याय हुआ हो, चाहे किसी ने भी अन्याय किया हो, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, एनी टाइम खड़ा हूँ, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते, गरीब तबके से आते हैं, बहुत सारी जगहों पे उनका शोषण होता है, बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? ये बिल्कुल परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी क्या परिस्थिति है। मैं जैसे ही जिस तरीके से जैसे उसकी मदद करते बनेगी, मैं मदद करने के लिए आतुर हूँ, तत्पर हूँ। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे उसको फाइनेंशियली कितना भी वीक हो, चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, मैं उसके लिए सदैव खड़ा हूँ। वकालत के पेशे में बोला जाता है कि सच का साथ तो देना ही पड़ता है, साथ में झूठ का भी साथ देना पड़ता है। तो आप गलत क्लाइंट अगर आपके पास आते हैं तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उनके लिए? देखिए, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं वही केस लेता हूँ जिस पे मुझे बिलीव होता है कि हाँ ये सही है। और दूसरी बात, सच का पैमाना सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए सच कुछ और है तो किसी के लिए सच कुछ और है। ये हम साबित नहीं करते हैं कि ये सच्चा है कि ये झूठा है। हमारे पास जो आता है वो सच्चा ही आता है, और हम उसके साथ खड़े रहते हैं। भले ये लोगों को देख के लगे कि यार ये तो गलत किया है, लेकिन तह तक जाएंगे तो पता चलेगा कि यार यही तो सही है। जज नहीं करना चाहिए किसी को। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि आपके क्लाइंट के पैमाने आप खुद निर्धारित करते हैं कि किनका केस लेना है और किनका केस नहीं लेना है? जी बिल्कुल, ये मेरी स्वतंत्रता है, मुझे कैसे लेना है और कैसे लड़ना है, ये मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। जी बिल्कुल। जब तक आप लोगों से अलग नहीं दिखेंगे, अलग नहीं रहेंगे, तो आपकी अलग पहचान नहीं बन पाएगी। जी, ये ये बात तो हर जगह लागू होता है। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं एक लाइन सोचा था उनके लिए, मतलब अभी चल रहा था तो दिमाग में ऐसे आया। चंद सिक्कों के खनक पे, चंद सिक्कों के खनक पे जो बेच देते हैं अपना जमीर, मैं अधिवक्ता जानू खरे, न्यायालय में रगड़ के बना दूंगा उनको फकीर। न्यायालय में रगड़ के बना दूंगा उनको फकीर।
बहुत अच्छी लाइन बोली है अधिवक्ता जानू खरे ने। चंद सिक्कों की खनक में जो बेच देते हैं अपना जमीन। मैं अधिवक्ता जानू खरे, अधिवक्ता जानू खरे बना देंगे उनको न्यायालय में घसीट कर फकीर। बहुत जबरदस्त लाइन है और ये हर उन भ्रष्टाचारियों को सोचना चाहिए कि वो इस राज्य में, इस देश में जहां रहते हैं वहां पर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप क्या समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि जब आपके ऊपर खुद ही भ्रष्टाचार का लांछन लग रहा है। जो पुलिस विभाग के अधिकारी जिनके ऊपर देश की, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनके अधिकारों को बचाने की जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनको अपराधियों और आरोपियों को बचाने के एवज में पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, सट्टे के पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, कोल घोटाला के पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे अधिवक्ता जानू खरे न्यायालय में घसीट कर फकीर बनाएंगे। ये तो हमारे अधिवक्ता जानू खरे का कहना है। अपने क्लाइंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्लाइंट के साथ सदैव खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाए खड़ा हूँ, उसकी हर परेशानियों पे खड़ा हूँ और उसके लिए मैं किसी से भी टकराने को तैयार हूँ। आपके जो क्लाइंट होंगे उनको न्याय दिलाने के लिए आप बोल रहे हैं किसी भी परिस्थिति तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो लोअर कोर्ट से चालू होती है प्रक्रिया, कहां तक जाएंगे आप उनको न्याय दिलाने के लिए? जी, मैं अपने एक पक्षकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बेल के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया और लास्ट में हम उसे बरी करवा दिए। हाँ, ऐसा मुझे पता भी चला था कि एक बहुत ही गंभीर मामला हुआ है। एक व्यक्ति के ऊपर शायद 420 का मामला था। जी बिल्कुल। 420 के मामले में आपने उसे बहुत आसानी से बाहर निकलवा दिया और ये तो आपकी काबिलियत है, आपके केस लड़ने का तरीका है। बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने क्लाइंट को बचाया है। और भी कुछ ऐसे मामले हैं जो कि आप लगातार लड़ रहे हैं। हमें पता चला कि कुछ गंभीर ऐसे मामले हैं जिनकी पैरवी आप कर रहे हैं जो समाज के बीच में हम नहीं बता सकते। तो क्या लगता है कि आप अपने उन केसेस में भी अपने क्लाइंट को बचाकर निकाल लेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप अब वो परिपक्वता हासिल कर चुके हैं जिससे कि आपके क्लाइंट आप पर विश्वास कर सकते हैं। पहले आदमी को खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। जब तक आपको स्वयं में ये विश्वास नहीं होगा मैं ये कर सकता हूँ, तब तक आप उसको करोगे कैसे? मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं अपने सारे पक्षकारों को न्याय दिलाऊंगा और उन्हें जीत दर्ज करा के दूंगा। अगर ये विश्वास मेरे अंदर नहीं होगा तो वो उसके अंदर कहाँ से आएगा? तो मुझे विश्वास है, करूंगा और मैं अभी तक अपने सारे केस में न्याय दिलाया हूँ। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि बहुत सारे लोग आगे नहीं आना चाहते हैं। कुछ मामले तो हमारे पास भी हैं, कुछ भ्रष्टाचारियों की कुंडली भी हमारे पास है। अगर उस मामले में कार्रवाई करनी हो, उनको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, लोगों को न्याय दिलाना हो, तो क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप हमारा साथ देंगे? बिल्कुल, मैं हर उस पीड़ित के साथ हूँ जिसे न्याय चाहिए। मतलब आप अंत तक के न्याय के लिए खड़े रहेंगे। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एडवोकेट जानू खरे अपने क्लाइंट के लिए, उनके अधिकारों के लिए और आम जन के अधिकारों के लिए लगातार खड़े रहने की बात कर रहे हैं। अब आगे देखना यह है कि ये भविष्य में कैसा क्या करते हैं। जुड़े रहेंगे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।